सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की हमारी जो कुछ यूनिवर्सिटीज है इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये 12वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो जो हमारी रीडिंग स्किल होती है कितने तरह की होती है, या हमारा हम जो पढ़ते हैं वो कितने तरह का होता है, ये आपके पेपर में आता है। लाउड रीडिंग होता है और साइलेंट रीडिंग होता है, सहस्वर वाचन, मौन वाचन, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। एक बार आप इसे देख लेना किस किस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए 9528219270। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अपने टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पठन या वाचन के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ रीडिंग। देखो, हमारा जो पठन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सहस्वर वाचन जिसे हम लाउड रीडिंग बोलते हैं, दूसरा होता है मौन वाचन जिसे हम साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। सहस्वर वाचन में तो जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को आवाज आती है। मौन वाचन में हम मन मन में पढ़ते हैं, जब भी हम कोई लिखित सामग्री पढ़ते हैं उसमें कोई आवाज नहीं आती है। तो ये इन दोनों में अंतर है। अब सहस्वर पठन की अगर हम बात करें तो सहस्वर पठन भी दो प्रकार का होता है, आदर्श पठन या फिर आदर्श वाचन। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन तो हमारा शिक्षक करता है जिसमें ग्रामर वगैरह के नियमों का ध्यान रखता है। अनुकरण वाचन बच्चे करते हैं। जब एक बार शिक्षक पढ़ा देता है क्लासरूम में किसी भी पाठ को, उसके बाद वह बच्चों से पढ़वाता है। तो जब वह बच्चों से पढ़ाता है तो बच्चे शिक्षक का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे शिक्षक ने पढ़ाया है वैसे वैसे ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या हो गया, अनुकरण वाचन हो गया। अब अनुकरण वाचन भी दो प्रकार का होता है हमारा। एक होता है व्यक्तिगत वाचन, दूसरा होता है सामूहिक वाचन। अगर एक बच्चा पढ़े तो वो व्यक्तिगत वाचन होगा। अगर इस तरह से एक से ज्यादा बच्चे एक साथ खड़े होकर पढ़ें किसी चीज को तो वो सामूहिक वाचन होगा। अब मौन वाचन भी दो प्रकार का होता है, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन में तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं उसको पूरा, उसका ज्ञान, उसके बारे में पूरा समझना चाहते हैं। जैसे हम पाठ पढ़ते हैं, अपना कोई पेपर की तैयारी जब हम करते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो पूरा उस क्वेश्चन को रटना चाहते हैं, सारी जानकारी उस चीज के बारे में लेना चाहते हैं। तो गंभीर वाचन का मतलब हम सीरियस होकर पूरा पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं लिखित सामग्री के बारे में। द्रुत वाचन मतलब हम मनोरंजन के लिए वैसे ही कुछ चीज पढ़ रहे हैं, जैसे कविता पढ़ रहे हैं या कोई नाटक है, कोई नोवेल है, उसे पढ़ रहे हैं। पूरा तो हम उसे रटना नहीं चाहते, हल्का सा जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हम, तो न्यूज़पेपर का पूरा तो हम नहीं रटेंगे, हल्का सा ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो वो हो जाता है हमारा द्रुत वाचन। ये पूरा मैंने आपको बता दिया, आपका बेस तैयार हो गया होगा। अब एक एक करके इन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सहस्वर वाचन जिसे हम लाउड रीडिंग बोलते हैं। देखो, लाउड रीडिंग क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम अगर हमारे मुंह से आवाज निकले, ध्वनि बाहर आए, बोल बोल कर हम पढ़ें, जोर जोर से बोल बोल कर हम पढ़ें, तब वह जो वाचन होगा वह सहस्वर वाचन होगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वह वाचन जिसमें स्वर अथवा आवाज हो सहस्वर वाचन कहलाता है। इस वाचन में ध्वनि निहित होती है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ बोलता भी है। सहस्वर पठन की परिभाषा देते हुए श्रीमती राजकुमारी शर्मा ने लिखा है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को सहस्वर पठन कहते हैं। तो ये अच्छी परिभाषा है, आसान सी परिभाषा है। सहस्वर वाचन में ध्वनि प्रतीकों को देखते हुए वाणी द्वारा उनका उच्चारण किया जाता है। इस प्रक्रिया में लिपि, ध्वनि और अर्थ तीनों ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखो, सहस्वर पठन में तीन चीजें एक दूसरे से संबंधित होती है। सबसे पहला तो होता है लिपि। लिपि का क्या मतलब हो जाता है, जो हमारे लिखने का तरीका होता है, भाषा को लिखने का तरीका, जो लेटर होते हैं हमारे आ छोटी बड़ी, वो लिपि होता है, लिखने का तरीका लिपि होता है। और ध्वनि, प्रत्येक लेटर से कोई ना कोई ध्वनि संबंधित होती है हमारी, उस ध्वनि को हम बोलते हैं। और अर्थ, हम पढ़ते हुए उसका अर्थ भी ग्रहण करते हैं। तो तीनों चीजें इसमें वो होती हैं हमारी संबंधित। छात्र सर्वप्रथम लिपि को पहचानता है। यह लिपि किसी विशेष ध्वनि से संबंधित होती है जिसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। प्राथमिक कक्षाओं में इस पठन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। देखो, छोटे बच्चे मौन वाचन तो नहीं कर सकते क्योंकि में चुप बैठ जाएंगे, उनका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। जब हमारे 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं तब हम क्या करते हैं, प्राथमिक जो कक्षाएं हैं, प्राइमरी कक्षाएं 8th क्लास तक होती हैं, तो 8th क्लास तक के बच्चों को हम ज्यादातर सहस्वर वाचन का प्रयोग कराते हैं। 5th क्लास तक को तो हम हमेशा सहस्वर वाचन का ही कराते हैं। 6th 7 8 में हम हल्का फुल्का सा मौन वाचन का प्रयोग करा देते हैं, लेकिन मौन वाचन बड़े बच्चों के लिए होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वरयुक्त पठन ही सहस्वर वाचन कहलाता है। सहस्वर वाचन में लयबद्धता के साथ
पठन करना, भाव ग्रहण करना आदि चीजें महत्वपूर्ण होती है। ये पठन है, लयबद्धता के साथ पठन, भाव ग्रहण आदि महत्वपूर्ण होता है। अब सहस्वर वाचन के क्या उद्देश्य होते हैं? हम बच्चों को पढ़ना क्यों सिखाते हैं? बोल बोल कर पढ़ना हम क्यों सिखाते हैं? उसके क्या लाभ होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं? बच्चों की बोलते समय झिझक को दूर करना, इसका एक फायदा होता है। बच्चों को उचित लयबद्ध तरीके से उचित उतार चढ़ाव के साथ पठन में मदद करना। बच्चों को इस योग्य बनाना कि बच्चे लयबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं है कि बस बोलते जा रहे हैं लय के साथ, कहाँ पर उन्हें तेज बोलना है, कहाँ पर धीमा बोलना है। तो जो लयबद्ध है, उतार चढ़ाव है, उसके साथ हमें पढ़ना सिखाना है, बच्चों को इस योग्य बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। वर्णों तथा ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण से छात्रों को परिचित कराना है। तो बच्चों का उच्चारण भी सुधरता है सहस्वर वाचन से। मौन वाचन में तो बच्चे गलत पढ़े चाहे सही पढ़े, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, तो उच्चारण कैसे सुधरेगा उनका? छात्रों में भाव के साथ पठन की योग्यता को विकसित करना, कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ भी ग्रहण करते रहें, इस योग्य बनाना बच्चों को, में भाव के साथ पठन की अक्षमता को विकसित करना। छात्रों में वाचन के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चे पढ़ना चाहें, इंटरेस्टिंग हो जाए पढ़ना उनके लिए। बच्चों में स्व अध्ययन की आदत को विकसित करना, सेल्फ स्टडी की आदत को विकसित करना। छात्रों को विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से परिचित कराना, मतलब जो हमारे भाषा में साउंड है, लेटर है, उनकी जो ध्वनियां, उनसे परिचित कराना बच्चों को। बच्चों के अर्थ निर्माण कौशलों का उत्थान करना, कि वही बात आ जाती है, भाव ग्रहण कर रहे हैं बच्चे तो अर्थ निर्माण कर रहे हैं, तो उसके जो कौशल हैं बच्चे के में सुधर जाएंगे। बच्चों को विराम चिन्ह आदि से परिचित कराना, तो विराम चिन्ह पर कितना रुकना है वगैरह वगैरह से हमें परिचित कराना है बच्चों को। बच्चों को मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग करना सिखाना और उसके अनुरूप पढ़ना सिखाना। पद, शब्द, वाक्य संरचना का ज्ञान कराना, कि बच्चों को जब बच्चे बोल बोल कर पढ़ेंगे तो हम बच्चों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो हम बता देंगे, बाद में डिस्कस कर सकते हैं किस प्रकार पद होते हैं, कैसे, कहाँ पर वाक्य शुरू है, कहाँ पर खत्म है, आपको कहाँ पर कितना रुकना है। तो इस प्रकार बच्चे पद जो होते हैं, हमारे शब्द होते हैं, वाक्य संरचना होती है, उनका ज्ञान बच्चों को हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेखन की विभिन्न शैलियों से बच्चों को परिचित कराना होता है। कवि अलग अलग शैलियों में लिखते हैं, भाषा की काफ़ी सारी शैलियाँ होती हैं, तो उस शैली से भी बच्चों को हम परिचित करा सकते हैं, ये हमारे उद्देश्य होते हैं। अब सहस्वर पठन के प्रकार कितने होते हैं? आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होते हैं, दो प्रकार का होता है सहस्वर पठन हमारा। एक तो हमारा आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन तो हमारा टीचर करता है, जब क्लासरूम में टीचर आता है, उसे पढ़ना सिखाना होता है बच्चों को, तो सबसे पहले टीचर पाठ को पढ़ता है, एक या दो पैराग्राफ खुद पढ़ेगा, उसके बाद बच्चों से कहेगा कि इस पैराग्राफ को अब आप पढ़िए। तो जब टीचर पढ़ता है ना, उस टीचर के पढ़ने को हम बोलते हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्यों बोलते हैं? शिक्षक सही तरह से पढ़ता है, उसे गलतियां नहीं करता, बिल्कुल ग्रामेटिकल नियमों का ध्यान रखते हुए पढ़ता है, तो वो एक तरह से आदर्श वाचन हो गया, उसमें गलतियां कम होती है। वह वाचन जिसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ को प्रस्तुत करता है आदर्श वाचन कहलाता है। अध्यापक अपने वाचन को उचित गति, यदि आरोह, अवरोह, स्वैराघात, बालाघात आदि को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। यह वाचन भाषागत दृष्टि से शुद्ध माना जाता है। अब जब टीचर एक बार सहस्वर वाचन कर देता है हमारा आदर्श वाचन के रूप में, उसके बाद वह बच्चों से कहता है अब ये दो पैराग्राफ आप पढ़िए, पहले आप पढ़िए, फिर आप पढ़िए, फिर आप पढ़िए। बच्चे पढ़ते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर उन्हें ध्यान से सुनता है और नोटिस करता रहता है कि कौन सा वर्ड में गलत बोल रहे हैं, क्या क्या गलती अपने पढ़ने में कर रहे हैं। जब सभी बच्चे पढ़ लेते हैं तो बाद में टीचर क्लासरूम में डिस्कस करता है कि इस चीज़ को ये बोलते हैं, यहाँ पर ये करना चाहिए, हमें यहाँ पर ये करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ना सिखाता है टीचर। और जब बच्चे पढ़ते हैं उसे हम अनुकरण वाचन बोलते हैं। अनुकरण का क्या अर्थ होता है? किसी दूसरे के जैसा ही कुछ काम करना। तो जैसे टीचर ने बोला है, बच्चे कोशिश करते हम भी उसे वैसा ही बोले, इस वजह से हम इसे अनुकरण वाचन बोलते हैं। शिक्षक द्वारा पाठ को पढ़ने के बाद जब बच्चे उसी पाठ को पढ़ते हैं, वह वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। इसमें छात्र शिक्षक के समान ही पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शिक्षक छात्रों की पठन संबंधित त्रुटियों का अवलोकन करता रहता है। अनुकरण वाचन कराते समय अध्यापक को जागरूक रहना चाहिए कि बालक उच्चारण ठीक कर रहा है या नहीं, उसकी गति उचित है, आरोह अवरोह आदि का वह ध्यान कर रहा है या नहीं। अनुकरण वाचन कराते समय अगर कोई बालक अशुद्धि करता है तो उसे तुरंत नहीं टोकना चाहिए, बल्कि बाद में कमियों पर क्लासरूम में चर्चा की जानी चाहिए। अगर हम सीधा सीधा टोकेंगे तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा और वह ज़्यादा गलतियां करेगा। अनुकरण वाचन भी
दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। अगर एक बच्चा पढ़े तो व्यक्तिगत वाचन, एक से ज़्यादा बच्चे पढ़े तो सामूहिक वाचन। सीधी सीधी सी बात है, आप इसे चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत वाचन में पठन का कार्य किसी एक छात्र के द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत अनुकरण वाचन के द्वारा शिक्षक को छात्र के पठन संबंधी जानकारी मिलती है। शिक्षक को यह पता चलता है कि छात्र उच्चारण में कौन कौन सी गलतियां कर रहा है। इससे शिक्षक को छात्र की भाषा संबंधी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। तो अनुकरण वाचन का क्या लाभ होता है? एक बच्चे का भाषिक विकास कैसा चल रहा है, क्या वह गलती कर रहा है, इसकी जानकारी बच्चों को, शिक्षक को मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक वाचन, ग्रुप रीडिंग। इसमें क्या होता है, कई बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। सामूहिक वाचन में पठन का कार्य किसी एक बच्चे के द्वारा न कराकर एक से अधिक छात्रों के द्वारा कराया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक छात्र एक साथ जोर जोर से पढ़ते हैं। इसे समवेत पठन भी कहा जाता है। इस वाचन का एक लाभ यह होता है कि जिन बालकों में झिझक होती है, वे अकेले नहीं पढ़ पाते, साहस की कमी होती है, अपने कंठ और उच्चारण पर जिन्हें विश्वास नहीं होता, जो उचित गति से वाचन नहीं कर सकते, वे भी वाचन क्रिया में भाग लेने का प्रयास करते हैं, अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हैं। इससे उनके भाषिक कौशलों का विकास होता है। इसमें दो या दो से अधिक छात्र जोर जोर कर बोल बोल कर पढ़ते हैं। इससे बालकों की झिझक दूर होती है तथा सहस्वर वाचन में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं वे। सामूहिक वाचन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वाचन सही ढंग से हो और शोरगुल वातावरण कक्षा में न बन जाए, सब बच्चे न बोलने लगे और कुछ समझ में न आए, ऐसा न हो जाए। तो ये दो प्रकार के हमारा अनुकरण पठन होता है, अनुकरण वाचन होता है। नेक्स्ट है हमारा मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग। अगर हम पढ़ रहे हैं और कोई आवाज नहीं आ रही, हम मन मन में कुछ पढ़ रहे हैं, वह वाचन हमारा मौन वाचन होता है। वह वाचन जिसमें कोई ध्वनि न हो मौन वाचन कहलाता है। इसमें लिखित सामग्री को बिना कोई ध्वनि के मन ही मन में शांतिपूर्वक पढ़ा जाता है। मौन वाचन के समय दोनों होठ बंद होते हैं। इसमें पठन की तथा अर्थ ग्रहण की गति तीव्र होती है। एक विद्वान का कहना है कि जब बालक अपने पैरों पर चलना सीख जाता है तो वह घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में जब बालक मौन वाचन में कुशलता प्राप्त कर लेता है तो वह सहस्वन वाचन को छोड़ देता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे एक बालक अगर पैरों पर चलना सीख जाता है तो वह घुटनों के बल चलना छोड़ देता है, ठीक इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में जब हम मौन वाचन करना सीख जाते हैं तो हम सहस्वर वाचन को छोड़ देते हैं। आप खुद भी देखना, कहीं पर भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो मन मन में पढ़ते हैं, बोल बोल कर आप कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ते। डॉक्टर राम शक्ल पांडे लिखते हैं, मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों में प्रौढ़ता का द्योतक होता है और भाषाई दक्षता में अधिकार का सूचक होता है। तो रामकृष्ण पांडे ने क्या लिखा, अगर कोई मौन वाचन में निपुणता प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब है वह उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो रहा है, भाषा को अच्छी तरह से सीख रहा है। अब वह एक तरह से भाषाई दक्षता, भाषाई निपुणता का प्रतीक होता है। ये मौन वाचन में सहस्वर वाचन की अपेक्षा कम थकान होती है और अपेक्षाकृत कम समय लगता है। मिसिज ग्रे व रीस के एक परीक्षण के द्वारा यह पाया गया कि कक्षा 6 के बालक ने 1 मिनट में सहस्वर वाचन में तो 170 शब्द पढ़े, वहीं मौन वाचन में इतने समय में 200 शब्द पढ़े। दैनिक जीवन में व्यक्ति मौन वाचन का ही अधिक प्रयोग करते हैं। मौन वाचन ध्यान केंद्रीकरण हेतु आदर्श है, तो हम ध्यान केंद्रित रख सकते हैं मौन वाचन में ज़्यादा। सामान्यतः हम पाते हैं कि समाज में प्रौढ़ व्यक्ति समाचार पत्र, पुस्तक आदि को मौन रहकर ही मन में पढ़ते हैं। इससे आसपास बैठे लोगों में बाधा उत्पन्न नहीं होती और पाठक स्वयं पढ़कर आनंद ग्रहण कर सकता है और उसे समझ भी सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सहस्वर पठन के द्वारा भाषागत शुद्धता को प्राप्त किया जाता है और मौन वाचन के द्वारा भाव को समझा जाता है। देखो, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सहस्वर पठन और मौन पठन का हम कब प्रयोग करेंगे। देखो, सहस्वर पठन का तो प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें बच्चों की भाषागत शुद्धता को प्राप्त कराना होता है। बच्चों के बोलने में, भाषा में क्या कमी है, टीचर को जब ये जानना होता है तो टीचर सहस्वर पठन का प्रयोग करता है, बाद में उन्हें इंप्रूव कर देता है। तो सहस्वर पठन के द्वारा तो बच्चों की भाषागत शुद्धता प्राप्त होती है, बच्चों की भाषा में सुधार होता है। लेकिन मौन वाचन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज को पूरा समझना होता है। कोई मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मौन वाचन का प्रयोग करते हैं। उस टाइम पर मौन वाचन के द्वारा ध्यान ज्यादा केंद्रित रहता है, हमारा चीज को हम ज्यादा ग्रहण करते हैं। तो यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, सहस्वर पठन के द्वारा तो हम भाषागत शुद्धता को प्राप्त करते हैं, लेकिन मौन वाचन के द्वारा हम अर्थ को समझते हैं, भाव को समझते हैं, जो चीज लिखी हुई होती है। सहस्वर पठन में जितना हम भाव समझ लेते हैं, उससे ज्यादा भाव हम मौन वाचन में समझते हैं, लिखित सामग्री का। इस प्रकार कहा जा सकता है कि छात्रों के भाषाई विकास में मौन वाचन बहुत ही अधिक महत्व है।
अब मौन वाचन के उद्देश्य से देख लेते हैं। मौन वाचन हम बच्चों को क्यों करना सिखाते हैं, क्या लाभ होता है हमारे मौन वाचन का। भाषा के लिखित रूप को मौन रूप से पढ़कर उसके भाव व विचारों की गहराइयों में जाने के अवसर देना। तो मौन वाचन का क्या मतलब होता है, जो विचार है उसकी गहराई में हमें जानना है, जो लिखित सामग्री है उसका गहराई में अर्थ समझना है, हमें इस योग्य बनाना है बच्चों को। छात्रों में चिंतनशीलता का विकास करना तथा उनकी कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति को विकसित करना। छात्रों को पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कराकर उनकी ज्ञान वृद्धि के अवसर देना। छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करके साहित्य का आनंद लेने के योग्य बनाना। छात्रों में पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझने की क्षमता विकसित करना। मतलब वही बात हो जाती है, जो सामग्री है उसका केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब उसका पूरा भाव समझ रहे हैं हम। अनावश्यक तथ्यों को छोड़ते हुए मूल तथ्य का चयन करने की क्षमता विकसित करना। छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा देना। अर्थ ग्रहण के कौशलों को बढ़ावा देना, वही बात दोबारा आ गई। कम से कम समय में अधिक से अधिक सामग्री को पढ़ने के अवसर देना। सहस्वर वाचन में होने वाली थकान को कम करना। तो ये हमारे मौन वाचन के लाभ होते हैं, मौन वाचन के उद्देश्य होते हैं। तो मौन वाचन का महत्व यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा है वही आप लिख सकते हैं। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इस पे वाक्य यंत्रों पर, हमारे जो वाक्य यंत्र हैं उन पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहते हैं। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है। तो देखो ये सहस्वर पठन और मौन पठन जो होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं, ये पेपर में आ जाता है आपके शॉर्ट व वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आसानी आप अपने शब्दों में लिख देंगे पेपर में। मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग कराता है। आप घर पर खाली बैठे हुए, कोई काम नहीं है, तो आप कुछ चीज पढ़ सकते हैं, मौन वाचन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको फायदा हो जाएगा। मौन वाचन कक्षा में अनुशासन बनाए रहने में सहायक होता है। चिंतन करने में मौन वाचन सहायक होता है। स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन वाचन सहायक होता है। गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मौन वाचन का अभ्यास हो। यह छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता करता है। मौन वाचन के द्वारा बच्चे साहित्य, पत्रिकाएं, उपन्यास, हास्य पुस्तकें आदि का पठन कर छुट्टियों का सही उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे मौन वाचन के लाभ होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मौन वाचन के प्रकार। मौन वाचन भी दो प्रकार का होता है, हमारा गंभीर वाचन, द्रुत वाचन। जब हम किसी चीज़ का अर्थ पूरी तरह से समझने के लिए उसे ध्यानपूर्वक धीरे धीरे पढ़ते हैं, वो गंभीर वाचन है। जब हम किसी चीज़ को तेजी से पढ़ते हैं, पूरा अर्थ नहीं समझना चाहते, उसका हल्का सा भाव निकालना चाहते हैं, तो वो द्रुत वाचन होता है। पेपरों की तैयारी करना गंभीर वाचन होता है। न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर कोई कहानी पढ़ना हमारा होता है द्रुत वाचन। गंभीर वाचन, जिसे हम गहन वाचन भी कह देते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। लिखित सामग्री का पूर्ण अर्थ समझने के लिए किया जाने वाला पठन गंभीर पठन कहलाता है। सामान्यतः गूढ़ भाव एवं विचारों को उच्च स्तरीय भाषा शैली में अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसी लिखित सामग्री का अर्थ व भाव समझने के लिए पाठक को पूर्ण मनोयोग से बड़े धैर्य से एक एक शब्द का अर्थ निकालते हुए भाव करते हुए पठन करना पड़ता है। तो देखो, लिखित सामग्री को हम सामान्यतः इस तरह से लिखते हैं कि उसका गहन अध्ययन करना पड़ता है पूरा अर्थ समझने के लिए, तो हमें बड़े धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। उस पठन को हम कहेंगे गंभीर पठन। किसी पाठ्य सामग्री को मौन रूप से, पूर्ण मनोयोग से, बड़े धैर्य से उसके प्रत्येक अंश का अर्थ व भाव समझते हुए पढ़ना मौन पठन कहलाता है। हमारा मौन पठन कह रहा हूँ, ये गंभीर वाचन कहलाता है, गहन पठन कहलाता है। उच्च साहित्य एवं दर्शन आदि विषयों के अध्ययन हेतु हमें गहन पठन की आवश्यकता होती है। अगर आपको दर्शन का अध्ययन करना है या साहित्य का अध्ययन करना, तो इसी पठन की आवश्यकता होगी। गहन पठन के लिए जरूरी है कि पठनकर्ता का अपना शब्द भंडार हो, उसमें कल्पना शक्ति, चिंतन मनन करने की शक्ति, विश्लेषण करने की शक्ति आदि हो। परीक्षा के लिए पढ़ना इसी पठन का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है हमारा द्रुत पठन। किसी चीज को आप तेजी से पढ़ रहे हैं, उसका पूरा अर्थ नहीं समझना चाहते, वो द्रुत पठन है, रैपिड रीडिंग है। वह मौन वाचन जिसमें पाठक तथ्यों पर पूर्ण अधिकार नहीं जमाना चाहते, बल्कि आनंद प्राप्ति के लिए उसे हल्का सा समझने के लिए पढ़ते हैं, द्रुत वाचन कहलाता है। जैसे कोई कहानी पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, अखबार पढ़ता है आदि। यह समय के सदुपयोग करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सामान्य क्रियाओं, वस्तुओं और घटनाओं का वर्णन सामान्य भाषा शैली में ही किया जाता है। कहानियाँ जो हमारी जीवनियाँ होती हैं, वे भी सामान्य भाषा शैली में लिखी जाती है। मनोरंजन साहित्य की रचना भी सामान्य भाषा शैली में ही की जाती है। ऐसे लिखित सामग्री को पढ़कर अर्थ समझने में पाठक को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। वह उसे तीव्र गति से पढ़कर उसका भाव व अर्थ समझ सकता है। अतः वह मौन पठन जिसकी गति तीव्र होती है, द्रुत पठन कहलाता है।
तो ये आज की हमारी क्लास थी, वाचन कितने प्रकार का होता है, पठन कितने प्रकार का होता है। थोड़ी बड़ी सी क्लास थी लेकिन आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है वाचन या पठन के बारे में। आई होप इसे अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।